ओके, अब हम प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए कि जब हमने इसके अंदर फंक्शंस को डिफाइन किया होता है तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम कैसे फंक्शन की डेफिनेशन को कंट्रोल देते हैं और कैसे वहाँ से कंट्रोल वापस जो है वो मेन में शिफ्ट करता है, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और अगर हम याद करें तो प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ से चलना शुरू होता है, मेन से चलना शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी इंट एक्स और वाई, तो दो वेरिएबल्स हमारे पास डिक्लेयर हुए एक्स और वाई। उसके बाद हमने लिखा कि एक्स और वाई के लिए वैल्यू एंटर करें, तो हम सपोज करते हैं एक्स के अंदर जो है वो यूज़र ने 2 एंटर किया है और वाई के अंदर यूज़र ने 5 एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद जो है यानी ये स्टेटमेंट चलने के बाद फिर हमारा सम का फंक्शन कॉल होगा। जो ही हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हमारा जो कंट्रोल है वो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर चला जाएगा। तो फंक्शन को कॉल करते हुए एज आई सेड बिफोर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना हम फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, ना हम इसके अंदर जो हमने वैल्यूज भेजी हैं ना हम उनकी रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। और यहाँ पे आपने क्या लगाना है, टर्मिनेटर, यानी जब आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे। ठीक है, और जो ये स्टेटमेंट गई तो आपका जो है कंट्रोल जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर चला जाएगा। और आपने ध्यान रखना है कि जब आपने फंक्शन को कॉल किया है तो जितनी वैल्यूज आपने इसके अंदर भेजी हैं फंक्शन एक्सेप्ट, जब फंक्शन के डिफाइन होगा तो उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर आपने इंटीजर वैल्यूज भेजी हैं तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स होने चाहिए जो उसको, जो वैल्यूज आपने भेजी है उनको अपने अंदर स्टोर करा सके। जो आपने एक्स के अंदर जो आपने वैल्यू भेजी है वो यहाँ पे पहले पैरामीटर के अंदर कॉपी होगी, जो आपने यहाँ पे दूसरी वैल्यू भेजी है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर कॉपी होगी। ठीक है, इसका मतलब है अब जो ही आपका, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी। जब ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी तो यहाँ पे हमारे पास जो n1 है उसके अंदर किसकी वैल्यू कॉपी होगी, x की वैल्यू कॉपी होगी विच इज इक्वल्स टू 2। और जो आपका n2 है उसके अंदर y की वैल्यू कॉपी होगी विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और उसके बाद एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है 5 + 2 7। तो का क्या मतलब है, रिजल्ट के अंदर वैल्यू क्या आएगी 7। और यहाँ पे हम एक अलग आउटपुट बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हो जाएगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अच्छा, जब ये सारी स्टेटमेंट्स इसकी चल गई हैं तो उसके बाद दोबारा से हमारा जो कंट्रोल है वो क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से, देखिए यहाँ से आपका कंट्रोल जो इसकी डेफिनेशन पे गया था, जब इसकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये दोबारा से अपनी, जहाँ से ये कॉल हुआ था दोबारा से ये वहाँ पे ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसके बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम इज गोइंग टू एंड। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो आगे लिखा आएगा आउटपुट के ऊपर वो क्या लिखा आएगा, प्रोग्राम इज गोइंग टू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का फ्लो है कि मेन से चलना शुरू होगा,
जब फंक्शन कॉल होगा तो उसकी डेफिनेशन के ऊपर चला जाएगा, उसकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, कंट्रोल दोबारा जो है वो रिटर्न बैक करेगा इसी जगह के ऊपर, और फिर उसके बाद की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। ठीक है, अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। ओके, अब हमने इस प्रोग्राम को ऐसे मॉडिफाई किया है कि बजाय इसके कि ये रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे ही डिस्प्ले कराए, तो रिजल्ट की वैल्यू है उसे ये मेन को रिटर्न कराए। यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो सबसे पहले x और y, सपोज यूजर नेम में 2 और 5 ही एंटर किया है, उसके बाद हमारा देखिए इंट हेड इज इक्वल्स टू, तो इक्वल के जो राइट साइड के ऊपर है पहले यही एग्जीक्यूट होता है ना, तो हम यूं ही इस स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे तो इसको कुछ असाइन किए बगैर ये किस पे चला जाएगा, अपने फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेती हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ, तो ये यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे n1 के अंदर 2, हाँ n2 के अंदर 5 आ जाएगा, रिजल्ट हुआ n1 प्लस n2 7। तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा रहा बल्कि क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 7। इसका मतलब है कि इसकी जगह ये जो था इसकी जगह के ऊपर बैक एंड पे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या रिटर्न होगी 7। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, आपको इससे रिटर्न होते नजर नहीं आएगी, लेकिन एक्चुअली बैक एंड पे यहाँ पे जो इसने रिटर्न किया है वो इसकी इस फंक्शन की जगह, यानी इस फंक्शन ने चला के जो लाया है वो क्या वैल्यू लाया है 7 लाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 आ जाएगा, और हम अपने ऐड को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी 7 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है इसके बाद जो स्टेटमेंट चलेगी वो कौन सी होगी ऐड, और ऐड को क्या असाइन हो जाएगा 7 असाइन हो जाएगा। क्लियर, और जब इसने रिटर्न किया तो मस्ट है कि आपके पास या तो कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जो इसने इसको जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया वो आप उसे असाइन करा दें, या तो फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट किया हुआ है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिस्प्ले करा लें, या आप जो इसकी रिटर्न टाइप है उसी टाइप का कोई वेरिएबल लेके उसको ये वैल्यू असाइन करा दें, और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 7, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा 7, और ये स्टेटमेंट जो है वो पिछले प्रोग्राम की है, इसे हम ठीक है, इसका मतलब है हमने ये हमें अच्छे से समझ आ गया है कि प्रोग्राम वैल्यू को रिटर्न कैसे करता है। जब फंक्शन कॉल होता है तो हम उसके बाद की स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन होती है वो रुक जाती हैं, और हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर चले जाते हैं। वंस उसकी डेफिनेशन के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम फिर उसके बाद हम दोबारा से उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कंपाइलर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको फंक्शंस समझ आ गए होंगे। यहाँ पे एक बात और है इम्पॉर्टेंट, ओके, इस केस में मैंने क्या किया हुआ है, देखिए उससे पहले मैंने फंक्शन को मेन के ऊपर डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो मैं फंक्शन को मेन के ऊपर भी डिफाइन कर सकती हूँ, मेन के बाद भी डिफाइन कर सकती हूँ। अगर मैंने मेन के बाद फंक्शन को डिफाइन करना है तो फिर मुझे फंक्शन को मेन से ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूँगी तो मेरे पास एरर आएगा। जैसे हम किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही हम फंक्शन को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर हम मेन से ऊपर फंक्शन को डिफाइन करें तो उस केस में हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने उसी प्रोग्राम को बस जो सम की डेफिनेशन थी उसे मैंने मेन के बाद रख लिया, तो इस केस में मुझे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप एक ही बात है। जो फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है, ये जो आपने फंक्शन का हेडर देखा एग्जैक्टली इसी से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी सबसे पहले हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर मेंशन करते हैं कि इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो आप चाहें तो इंट n1 n2, और इसके बाद हम टर्मिनेटर लगाते हैं। ठीक है, यानी मेन से पहले
सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, इसमें मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप, यानी अगर आप सिंपली इसको ऐसे देखें, ये जो मैंने ये हेडर है और डिक्लेयर करते हुए एग्जैक्टली यही होता है, बस हम इसके बाद क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं। और एक बात और होती है कि यहाँ पे अगर हम इन वेरिएबल्स के नाम नहीं भी मेंशन करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये बताना ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे उनकी रिटर्न डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैरेक्टर होगी। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके अंदर दो तरह के पैरामीटर्स होंगे जो इंटीजर टाइप के होंगे, और अल्टरनेटिवली अगर आप इनका नाम रख लेते हो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या पास क्या क्या है। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, और ये जो है दिस इज नाउन एज फंक्शन कॉलिंग, और ये क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम का फ्लो देखा है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये दोबारा से वही सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन हुआ है कि देखिए सबसे पहले आप मेन से चल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्योंकि फंक्शन को ऊपर डिफाइन किया हुआ तो उसे डिक्लेयर ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमारा मेन चलेगा जिसमें आई 5 है, जे जो है वो 2 है, और उसके बाद ये देखिए आपका फंक्शन कॉल हो रहा है तो आपका कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, नम के अंदर जो है वो आई की वैल्यू पास हो रही है नम 1 के अंदर, और नम 2 के अंदर जे की वैल्यू पास हो रही है। उसके बाद हम ये सारी स्टेटमेंट्स चला रहे हैं, और आई क्योंकि 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, नाम 1 आ जाएगा, और हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, नाम 1। नाम 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5 का मतलब है इस जगह के ऊपर क्या रिटर्न होगा, 5, और के को क्या असाइन हो जाएगा, 5 असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा द मैक्सिमम बिटवीन 5 एंड 2 इज के। ठीक है, तो ये तो हम पीछे भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है, जब भी वो इन्वोक होता है तो उसके लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो मेमोरी में ये मेमोरी के एक एरिया है जहाँ पे वो अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो प्लेस करता जाता है, जिसे हम स्टैक कहते हैं। ठीक है, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर जो है वो फंक्शंस एंटर होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन चलता है तो इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ होता है, मेन। उसके बाद अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसके अंदर बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन चला था, मैक्स, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, मैक्स का फंक्शन। और लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, मेन से मैक्स का फंक्शन, तो मैक्स का फंक्शन बाद में स्टैक के अंदर आया था, तो पहले जो है वो रिमूव कौन सा फंक्शन होगा, मैक्स का फंक्शन होगा, और फिर जो है वो मेन फंक्शन स्टैक से बाहर जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं, इसी पिछली एग्जांपल को अगर हम देखें तो सबसे पहले मेन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो स्टैक है और मेन फंक्शन का रिकॉर्ड है। इसमें अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट चली थी आई इज इक्वल्स टू 5, जे इज इक्वल्स टू 2 और के इज इक्वल्स टू, और हमारा फंक्शन कॉल हो गया था। तो जो ही फंक्शन कॉल हुआ था तो जो आपका है यहाँ से आपके पास क्या बना था, एक नया फंक्शन स्टैक के अंदर एंटर हो गया था जिसका क्या नाम था, मैक्स उसका नाम था। उसके अंदर जो पहला था नम 1 वो इनिशियलाइज हुआ आई से, और जो जे था नम 2 जो था वो इनिशियलाइज हुआ
जे से, ठीक है। तो देखिए num1 के अंदर 5 आ गया, num2 के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, और रिजल्ट क्योंकि वो मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहा था तो रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5। और उसके बाद रिटर्न हो रहा था, तो जब जब जो ही ये रिटर्न करेगा इसका मतलब क्या है, ये रिटर्न करते साथ खुद स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ये वैल्यू इसने रिटर्न की है फंक्शन की जगह पे 5, तो के को क्या असाइन हो जाएगा, 5 असाइन हो जाएगा। यानी ये वाला फंक्शन जब रिटर्न स्टेटमेंट चलाएगा तो उसके बाद ये खुद स्टैक से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट थी कि इसने के को क्या असाइन किया था, 5 असाइन किया था। ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी और उसके बाद ये मेन फंक्शन भी क्या होगा, रिटर्न, यानी इसकी भी जब सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी तो ये फंक्शन भी स्टैक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो स्टैक है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है वो स्टैक में सबसे पहले आता है, लेकिन रिमूव जो है वो सबसे आखिर में होता है, ठीक है। अच्छा, ये हम थोड़ा सा और फंक्शंस को देख लेते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप ना हो और फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, ठीक है। तो जैसे हमने सम, उस केस में हम सम का फंक्शन कॉल करें तो हम यहाँ पे इन पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नहीं एंटर करेंगे, और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे होगा वॉइड सम, और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ पे हमने इसी फंक्शन के अंदर लिए हैं a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू 5, इनको सम करके यहाँ पे ही हमने डिस्प्ले करा लिया। अगला केस ऐसे हो सकता है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप तो हो लेकिन उसके कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमने सम के फंक्शन को कॉल किया तो हमने कोई वैल्यू इसके अंदर पास नहीं कराई है, हाँ ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक उसी टाइप का वेरिएबल ले लिया है, जो ये रिटर्न करेगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इसकी रिटर्न टाइप होगी इंट और इसके अंदर कोई नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। जो सम ये कैलकुलेट करेगा वो ये क्या करेगा, रिटर्न कर लेगा मेन को। क्लियर। नेक्स्ट में हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप तो कोई नहीं है, यानी वो रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा, जब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा था तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, वॉइड, ठीक है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमने मेन के अंदर दो वैल्यूज ले ली हैं, इन्हें हम फंक्शन के अंदर पास करें, ठीक है। और ये फंक्शन देखें इन दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है और सम को कैलकुलेट करके यहीं पे डिस्प्ले करा रहा है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, वॉइड टाइप का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। और उसके बाद जहाँ पे ये पहले डिस्प्ले करवाएगा सम, और फिर उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट्स चलने के बाद जब यहाँ से ये तब तक आपको पता है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उसका कंट्रोल उसकी डेफिनेशन पे चला जाता है सारी स्टेटमेंट्स के बाद। जब ये रिटर्न करेगा तो उसके बाद स्टेटमेंट चलेगी कॉन्सेप्ट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप भी हो और फंक्शन के अंदर हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी पास कराए हुए हों। ये एग्जांपल हम पीछे देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फंक्शन प्रोटोटाइप को भी हमने पीछे देखा कि बेसिकली जब हमने फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो एक ही बात है, ठीक है। और सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके बाद मेन के बाद जो है वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ये है इसमें मैंने सम के फंक्शन को मेन के ऊपर डिफाइन किया हुआ है तो इट इज़ ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को डिक्लेयर ना करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस केस में अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी क्योंकि स्टेटमेंट मैंने क्या किया हुआ है, मेन के बाद फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया हुआ या डिफाइन किया हुआ, तो अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी तो एरर आएगा। सो मुझे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक हमारी क्लास एक्टिविटी ऐसे हम परफॉर्म कर लेते हैं। हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप लिखनी है जो दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेगा और रिटर्न करेगा प्रोडक्ट। उसका मतलब है ये दो फ्लोटिंग पॉइंट पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न भी करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फ्लोट को ही रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद अगला है कि राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप व्हिच टेक्स अ लोअर केस अल्फाबेट एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स इट्स इक्विवेलेंट अपर केस। यानी ये वाला जो फंक्शन है ये एक लोअर केस लेटर को लेगा, कैरेक्टर को ही लेगा और कैरेक्टर को ही रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है इसकी रिटर्न टाइप भी कैरेक्टर होगी और जो ये एक्सेप्ट करेगा वो भी क्या एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि डिक्लेयर करते हुए अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली वेरिएबल का नाम नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस ये बताना ज़रूरी है कि जो हम आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करेंगे वो किस टाइप का होगा, तो वो हमने बता दिया है कैरेक्टर टाइप का होगा। तो आप ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद अगला है कि हमने एक फंक्शन प्रोटाइप लेनी है जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को, ठीक है, और डिस्प्ले करवाएगा स्ट्रिंग को, यानी जो आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी हुई है उतने टाइम वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएगा। तो डेफिनेशन तो हमने अभी नहीं लिखनी, हमने सिर्फ इसका प्रोटोटाइप लिखनी है। तो इसका मतलब है रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का नाम, पहला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का। उसके बाद है डिस्प्ले अ मैसेज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इसमें ना तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है ना तो आपको कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, बस आपने एक फंक्शन बनाना है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब आप इस फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो वो आपने इसे देनी है कि वहाँ पे ही आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करा लें और वहाँ पे ही आप इंटीजर को इनिशियलाइज करा लें। उसका मतलब है ये डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर कि हमने फंक्शन को कैसे जो है वो डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ फंक्शंस देखे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, लोकल ग्लोबल और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन क्या चीज़ है और इन्हें हम कैसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। थैंक यू।